जी सर। अच्छा जी, कुरत आप स्पेशली ज़रा गौर कीजिएगा कि बीनिश ने तो जो है मुझे जैसे जैसे बता रही हैं उन्होंने ऑलरेडी काम पूरा कर लिया। तो जी जी। एमएस थीसिस के बारे में आज सिर्फ हम बात करेंगे कि किस तरह आपने प्रोसीड करना है। और हमारा टॉपिक ये होगा कि थीसिस के कंटेंट्स क्या हैं, कैसे किस सीक्वेंस में होंगे। जनरली भी बात करेंगे लेकिन स्पेसिफिकली जो है चैप्टर 1 के बारे में सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि वो मैं मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि स्टूडेंट्स मुझे बल्क में चीज़ें जमा ना कराएं, बल्कि जो मेरे साथ एग्री करके कि इस हफ्ते में या इस 15 दिन में ये कंपोनेंट्स वो करेंगे, वो करके मुझे जमा कराएं, मैं उनको क्विक फीडबैक दे दूँ और उससे आगे चलें। जी जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना आपने एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। प्रपोजल का मतलब ये होता है कि वो एक किसी पढ़ने वाले को क्विकली 2-3 पेजेस होते हैं, 4 पेजेस, उसमें समझ आ जाए कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। और इसमें जी उन लोगों को भी समझ आ जाता है आपका टॉपिक, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको खुद समझ आ जाता है। आप जब एक फॉर्मल स्टेप्स के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको भी क्लैरिफाई हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं उसके आउटलाइंस क्या हैं। और एक बार जब आपका जी। प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो फिर इट इज़ काइंड ऑफ एन अथॉरिटी विद यू, कि आप बाद में फिर उससे बाहर आपसे कोई सवाल नहीं करता। उसी उसी पैरामीटर्स में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया। और ये जो रिसर्च जी प्रपोजल होता है ये ऑलमोस्ट जो है इसकी शक्ल चैप्टर 1 जैसी ही होती है। तो जिस वक्त आप रिसर्च प्रपोजल बना देते हैं तो इन अ वे आपने चैप्टर 1 पूरा कर लिया होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये सामने आपके लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकती हैं जी कुरत। जी, पढ़ रही हूँ सर। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मेरी आई सेट भी वीक है। अच्छा चले, मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ। तो इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले टाइटल पेज, वो एक स्टैंडर्ड पेज होता है जो कि यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मेट है, वो आपकी कोई भी प्रपोजल या थीसिस लेंगे आपको वहाँ से नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है, अब ये सारी की सारी चीज़ें चूंकि हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं या प्रपोजल की, तो ये काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स होंगे, यानी इनमें बाद में जब भी चेंज की ज़रूरत पड़ी तो आप चेंज करते रहेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप बेसिकली कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसका सुपरवाइजर उसको अच्छे ग्रेड्स नहीं दे रहा। तो ये उसको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि डिस्पाइट एचआर बहुत अच्छी है, वो मेहनत भी कर रही है, लेकिन उसको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिल रहे। तो ये इस प्रॉब्लम की क्या रीजंस हैं। आगे लिखा हुआ है प्रोपोज्ड जी अप्रोच, दूसरी हेडिंग। तो आप फिर इसमें बताते हैं कि मैं एम्प्लॉयज़ से भी पूछूंगा कि आप मुख्तलिफ सवाल उनसे पूछूंगा और सुपरवाइज़र से भी पूछूंगा। तो जिससे मुझे समझ आ जाएगी कि सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस क्या है, और उन दोनों में मिसमैच कहाँ पे है। फिर इनिशियल जी रिजल्ट्स, यानी आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि चूंकि ये टॉपिक आपने चूज़ किया है तो आप बता सकते हैं कि मैंने 5-6 लोगों को देखा है जनरली इस एमएस थीसिस के आउटसाइड भी, तो मुझे ये रीजन समझ आए हैं। यानी ये बिल्कुल इनिशियल जी स्टेज पे आप जनरल बात कर रहे हैं, अभी रिसर्च नहीं हुई है। फिर अगला लिखा है मोटिवेशन, रीजंस और डिस्कशन ऑब्जर्वेशन दैट लेड यू टू बिलीव दैट द प्रपोज टॉपिक इज रिसर्च वर्दी। तो फिर आप वहाँ पे कुछ बता सकते हैं। मोटिवेशन मुझे इसलिए नज़र आई कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत मेहनत करते थे, तो मैंने सोचा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी ये फिलहाल आप प्रपोजल में लिख रहे हैं, मैंने सोचा कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतरी होगी, वो भी ग्रो करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बेहतरी होगी। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको अगर हम रिसर्च कर लेंगे तो हम उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल साबित होंगे जो अपनी एचआर को अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर आगे लिखा है प्रोपोज्ड पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि मैं फिलहाल तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखी है और उसमें भी 4-5 लोग देखे हैं। तो मैं अपने एरिया में, फॉर एग्जांपल आप क्वेटा में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कराची में है, कोई लाहौर पेशावर जहाँ पे भी है, तो मैं 15 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करूंगा और उनमें से मेरी कोशिश होगी कि 10-10 लोग हर ऑर्गेनाइजेशन से मुझे जवाब दे दें। वैल्यू ऑफ द रिसर्च आखिर में लिखा हुआ है, और पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस। तो वैल्यू ऑफ रिसर्च आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, ओवरऑल एक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए भी बेनिफिशियल है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आउट ऑफ जस्ट अभी जो मेरे जहन में ख्याल आया है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने ये सारी बातें टॉपिकली कर ली हैं, अब उन्हीं को हम दोबारा बार बार कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, दिस सेक्शन should clearly make the reader believe that your topic is interesting and can bring actionable theoretically usable results। यहाँ पे स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करनी, बस यहाँ पे आपने खाली एक कह लें कि जो जिसको हम एलिवेटर पिच कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ से ओपन हो रही है आपकी जी थीसिस, जी। तो 3-4 सेंटेंसेस में एकदम रीडर की अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए कि ये स्टूडेंट कोई इंटरेस्टिंग बात करने लगा आगे।
इसके आगे यानी यहाँ हम्म। पे ज़्यादा वो वर्बोस होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट कैच करना है बस रीडर का। जैसे मैंने कहा कि हम उनको कह सकते हैं कि बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ ज़ाया हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, तो हमें इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिर लिखा हुआ है नीड फॉर जी। रिसर्च और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये नीड इसके अंदर से ही निकलती है कि आप बिलीव करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का इशू भी है, एचआर की परफॉर्मेंस का इशू भी है। तो नीड, और कभी कभी लोग इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी जो लोग इसको प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं, जैसे अभी जिस तरह मैंने पैराफ्रेज किया चीज़ को, तो ये प्रॉब्लम बताई मैंने कि इसकी वजह से दो इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, नीड होती है, कई थ्योरेटिकल गैप होता है। आप कहते हैं कि मैंने 3-4 जगह पे देखा है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ये 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मजीद ऐड भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चारों फैक्टर होने के बावजूद भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन एक नीड है कि लोगों को पूरी बात समझ नहीं है, तो यहाँ पे आप नीड भी रख सकते हैं और प्रॉब्लम भी रख सकते हैं। इसके आगे पर्पस ऑफ रिसर्च, कि आप हम्म। आखिर में आप देंगे क्या। इस तो जी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दूंगा सुपरवाइजर के लिए, कि आप जब सर, एम्प्लॉय, जी जी। पर्पस ऑफ रिसर्च और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं? हाँ, नहीं, पर्पस बेसिकली ना आउटपुट से लिंक करता है कि एट द एंड ऑफ द रिसर्च मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नीड की तरह की चीज होती है, जैसे ऊपर हमने नीड की बात की ना, यानी जी। पर्पस आउटपुट की तरफ जा रहा होता है और नीड जो है स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा होता है। इनमें है ओवरलैप्स, लेकिन ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि नीड ने आपको कन्विंस किया कि रिसर्च करें, उस चीज को हम नीड कहेंगे। ठीक है जी। जी। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी। कि जी। आप करेंगी तो आखिर में निकलेगा क्या, या पर्पस। अच्छा। तो हो सकता है बहुत करीब करीब की चीजें हों, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। जी। रिसर्च क्वेश्चन फिर आप लिखेंगे, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि आप इन्हीं चीज़ों को, जैसे अभी तो जनरली वर्ड्स में हमने बोला ना, लेकिन फिर आप इसको क्रिस्प करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय सुपरवाइजर्स टू असर्टेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज। उसी चीज़ को हमने एक क्वेश्चन बना दिया। लेकिन इससे पूरी बात नहीं हम्म। समझ आ रही तो आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, which performance standards are clearly understood by employees। एक और क्वेश्चन बना दिया आपने। यानी इस तरह के आप 3-4 क्वेश्चन बना के कोशिश करते हैं कि वो जो शुरू में हमने एक प्रॉब्लम या नीड एस्टेब्लिश की थी, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए 2-3-4 क्वेश्चंस के अंदर। फिर लिटरेचर जी। रिव्यू होता है कि अब आपको पूरी बात समझ आ गई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो आप देखते हैं कि अब मैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखूं कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड पेपर्स हैं उसमें लोगों ने इसके बारे में क्या बात की है। अब रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत अहम होता है, एटलीस्ट 2 सेंस में। पहला सेंस ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि लिटरेचर रिव्यू के एंड पे वो जो चैप्टर 2 होता है, आप तो 20-30-100-50 जितने भी पेपर पढ़े, उसके एंड पे आपने इस्टेब्लिश करना होता है कि देखिए मैं जो रिसर्च करना चाह रहा हूँ वो वाकई इंपॉर्टेंट है, कि हम्म। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद है, लेकिन उसमें ये वाली बात तो कवर हो ही नहीं रही जो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लिटरेचर रिव्यू का एंड पैराग्राफ ये होना चाहिए कि हमने ये सारा लिटरेचर देख लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं हमारी थॉट को, लेकिन ये एक छोटा सा गैप मौजूद है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। और बहुत सारे केसेस में वो गैप सिर्फ इतना भी काफ़ी है कि ये पाकिस्तान में तो ये भी नहीं है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमें इसको देखना चाहिए। यानी हम्म। दिस इज़ अ गुड इनफ गैप। इसके जी। अलावा आप कोई भी गैप कह सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, उसके बारे में तो कोई पेपर है ही नहीं, है लेकिन वो फलाने पर्सपेक्टिव से है, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो ये एक गैप नज़र आ जाता है। अब एक चीज़ होती है जी। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च क्वेश्चन का ही एक और कह लें स्टाइलाइज्ड नाम होता है। पीएचडी वगैरह में लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एमएस थीसिस में जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन इंक्लूड करने में कोई बुराई नहीं है ये। इसको आप बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप रिसर्च क्वेश्चन के बारे में एक assumption कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिसर्च क्वेश्चन लिखा था कि एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। और हाइपोथेसिस ये होगा, जी। एम्प्लॉयज डू नॉट अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स शेयर विद देम। इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, नहीं हो रहा। तो हम्म। हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन को ही एक और तरह से फ्रेज करने का तरीका है। और आखिर में टाइमलाइन,
टाइमलाइन रिसर्च प्रपोजल में देना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं बल्क सबमिशंस मुझे नहीं भेजनी आपने, तो ये उससे रिलेटेड वाली टाइमलाइन है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में मुझे डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले आप मुझे एक हफ्ते की बता दें कि हफ्ते बाद मैं आपसे ये बताऊंगी या 2 हफ्ते बाद। तो इस तरह की टाइमलाइन हम बना के उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सर टाइमलाइन से मुराद है जैसे वो चार्ट्स वगैरह बनते हैं जिसमें बताते हैं कि इतने दिनों में इतना काम होगा, जैसे गैंट चार्ट वगैरह होता है। हाँ, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में तो वो बड़ा क्लियर होता है ना, क्योंकि रिसोर्सेज भी पता होते हैं और सब कस्टमर रिक्वायरमेंट भी पता होती है। यहाँ पे एक एवॉल्विंग सी टाइमलाइन होगी, कोई स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जस्ट आखिर में शायद क्लियर हो जाए जब हम करेंगे ना पूरे का पूरा थीसिस, तो आखिर में जाहिर है ये बड़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन शुरू में ही ऑब्वियसली आपको इसमें क्लैरिटी नहीं होगी, तो शुरू में आप बड़ी बड़ी चीज़ बना सकती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो 2 2 हफ्ते में काम होता जाएगा तो आप उसको फिल अप कर सकती हैं। इसके बाद लिखा हुआ जी। है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। अब जैसे ऊपर मैंने 2 3 एग्जांपल देते हुए 2 3 बातें की ना, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? कोई बंदा शायद इसको कोई केपीआई समझेगा, कोई बंदा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट समझेगा, कोई बंदा इसको टीओआर समझेगा, वगैरह वगैरह, या वीकली टारगेट समझेगा। तो डेफिनेशन क्लियर रखनी है कि मैंने जो ऊपर रिसर्च क्वेश्चन लिखे हैं इसमें इस वर्ड का ये मतलब है, पूरा लिखना है वहाँ पे। इसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहते हैं। तो ये भी शुरू में आप बनाते हैं, और हो सकता है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाए। जी। अच्छा जी, रिसर्च प्रपोजल के बाद आगे चलते हैं। चैप्टर्स बेसिकली ना 5 चैप्टर्स होते हैं आपकी थीसिस में। हो सकता है कोई इनको फर्दर सब डिवाइड करके ज़्यादा या कम भी कर दे, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी थीसिस का। चैप्टर 1 के बारे में आपको मैंने बताया कि आप बताते हैं रीडर को कि आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है या इंटरेस्टिंग क्यों है, आप किन सवालों के जवाब देंगे और निकलेगा क्या इस थीसिस से। ये 3 बड़ी बड़ी बातें जी। बताते हैं आप। चैप्टर 2 में आप कुछ पेपर्स पढ़ के ये प्रूव करते हैं कि आपकी रिसर्च वाकई इम्पोर्टेंट थी, और अभी स्पेस है थ्योरी में या लिटरेचर में आपकी रिसर्च के लिए, यानी ये काम पहले किसी ने नहीं किया हुआ। ये बेसिक मकसद होता है चैप्टर 2 का। चैप्टर 3 में फिर आप बताते हैं कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर आपने क्वेश्चंस बता दिए थे 1 में, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप क्वेश्चंस के जवाब कैसे निकालेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम करीब पहुंचेंगे तो हम एक और क्विक सेशन कर लेंगे। लेकिन बेसिकली आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं और फैसला करते हैं कि ये कितने लोगों से इसका जवाब लेना है। और फिर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रूव करना होता है कि वो क्वेश्चनर रिलायबल है, वैलिड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं कुछ वो आपने फॉलो किए हुए हैं। उसके बाद वाले चैप्टर में जो आपने क्वेश्चनर के जवाब आपको मिले होते हैं उनको एनालाइज करके आप अपने रिजल्ट्स बताते हैं, और आखिर में आप अपनी थीसिस को कंक्लूड कर देते हैं। तो ये मैं इस तरह सिंपलीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि एमएस थीसिस कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगर आपने डेटा इकट्ठा करना है तो मे बी उसमें 2 3 4 हफ्ते लग जाएं, वरना कुछ ऐसी थीसिस होती हैं जो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू पे बेस्ड होती हैं, तो वो लोग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में भी एमएस थीसिस पूरी कर सकते हैं जो इसको टाइम दें। अच्छा, अब जी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक डिस्टिंक्शन होती है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे या क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च थोड़ा स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ये वो ज़्यादा अच्छी रिसर्च होती है, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि वेरी फ्यू क्वेश्चंस कम अप, क्योंकि वो एक आप अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, तो आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं सर कि मैंने क्वालिटेटिव जी 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 सर क्वालिटेटिव में तो ये होता है ना कि हम इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाते हैं जी और फेस टू फेस मीटिंग्स रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्वालिटेटिव का एक अपना पूरा पैराडाइम है ना। तो लेकिन उसमें बेसिक फ़र्क ये होता है कि स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स में आप नहीं डील कर रहे होते, बल्कि लोगों से इंटरव्यू करके या मे बी उनके कुछ चीज़ें पढ़ के, मे बी उनको ऑब्जर्व करके आप देखते हैं कि क्या पैटर्न्स हैं उनके बिहेवियर्स के अंदर। तो वो अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको समझने में ही आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्वालिटेटिव बहुत अच्छी रिसर्च होती है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की मैं एक क्विकली एग्जांपल्स लेके ना अगली 2 3 स्लाइड्स में और फिर ख़त्म करते हैं। इसमें बेसिकली आप करते क्या है कि वेरिएबल्स, जैसा पीछे हमने बात की ना कि एक प्रॉब्लम है। जी। प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से सुपरवाइजर सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस तरह की एक डायग्राम हम बनाएंगे। ये तो कुछ और लिखा हुआ है,
वहाँ पे एक डब्बे में, शायद आखिर वाले डब्बे में लिखा हो सुपरवाइजर सेटिस्फेक्शन, और पीछे से एरो आ रहा हो और पिछले डब्बे में लिखा हुआ है एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो इस तरह की एक हम तस्वीर सी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और इसके अंदर ये जो डब्बे होते हैं ये हम्म। हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और आपने बेसिकली इन इन जी। वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करना होता है। तो जब आप अपने क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स मजीद क्लैरिफाई हो जाते हैं। और आपने मकसद क्या होता है रिसर्च का, कि ये जो एरो है जिसको हम कह लें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसको प्रूव करना होता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली है और फिर कितना स्ट्रांग है। यानी एरो का जो हेड है ये हम्म। बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है इस रिलेशनशिप की ना। तो डायरेक्शन भी आप वेरीफाई करते हैं और स्ट्रेंथ भी वेरीफाई करते हैं। तो इस एग्जांपल को अगर आप ले लें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो दो चीज़ों से आती है। एक सैलरी से, यानी कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं आपको, और दूसरी जॉब फ्रीडम से, कि आपको अपना काम करने में कितनी फ्रीडम है, कि अपनी मर्जी से कितना काम कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। आप क्वेश्चनर बनाएंगे जिसमें एक तरफ आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको कितने सेटिस्फाइड हैं वो। दूसरी तरफ आप उनसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो प्रॉबेबली आपको आखिर में पता चलेगा कि जिन लोगों की सैलरी मंथली 1 लाख से ऊपर है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, जिनकी 1 लाख से कम है वो कम सेटिस्फाइड हैं। दूसरे वाले रिलेशनशिप को देखें तो आप हम्म। लोगों से पूछेंगे कि आप आपकी जॉब फ्रीडम कितनी है। ये एक सवाल में नहीं होगा ऑब्वियसली, आप मुख्तलिफ जिस तरह सैलरी जो है ये तो एक सवाल में पूछा जा सकता है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली आप नहीं पूछ सकते कि तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं। आप मुख्तलिफ तरीकों से पूछते हैं कि तुम कितना अरसा, इन 100 दिनों में तुमने छुट्टियां कितनी की, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट कितने आए लोगों के साथ, तुम जब सुबह जाते हो तो खुश होते हो कि नहीं होते, तुम हर वक्त मंडे फ्राइडे का इंतजार तो नहीं करते रहते। इस तरह की चीज़ों से आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसी तरह फ्रीडम में भी आप इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल पूछ के समझने की कोशिश करते हैं कि वो जॉब फ्रीडम फील कर रही हैं कि नहीं कर रही जो एम्प्लॉय हैं। अच्छा, जी। ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, ये जो तस्वीर सी थी, ये शुरू में आप एक रफ सी तस्वीर बनाते हैं। एक डायग्राम होती है जो रिलेशनशिप बनाती है, बताती है वेरिएबल्स में। अ, शुरू में ये रफ हम्म। मैं सेंस में कह रहा हूँ कि हो सकता है बाद में आप इसको चेंज करें। तो इनिशियली फॉर एग्जांपल आपके चैप्टर 1 में ये इस तरह की एक तस्वीर बनेगी जिसके बारे में हमने पीछे बात की। लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 2 में पहुंचे रिसर्च में, तो आपको पता चले कि मैं तो ये दो चीज़ें समझ रही थी, लेकिन थ्योरी में बार बार एक और चीज़ आ रही है, प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। अब मैं क्विकली आप लोगों को ना हम्म। एग्जांपल बताता हूँ कि ये थ्योरी से कहने का मेरा क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये खोला, सॉरी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लूँ। अ, ये मैं क्रोम खोल के तो यहाँ पे लिख रहा हूँ scholar.google.com। ये गूगल का ही एक सर्च इंजन है जो खाली पेपर सर्च करता है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ जी। जॉब सेटिस्फेक्शन मैंने लिखा इसके अंदर। और यहाँ पे अब बहुत सारे पेपर्स आ गया कि जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को कैसे मिलती है ना। तो मैं हम्म। इस पहले पेपर को क्लिक करता हूँ। तो ये पेपर है आरबी एवांस का। ये एक प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं। तो इनका शायद इनका एमएस या पीएचडी कर रहे थे उस जमाने का पेपर है। अब ये पेपर है सम डिटरमिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, स्टडी ऑफ द जनरलिटी ऑफ हर्जबर्ग्स थ्योरी। अब ये मैंने देखा कि इसके तो पैसे हैं, गेट एक्सेस वगैरह, और मैं ये पेपर नहीं पढ़ सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इसका टाइटल कॉपी किया, और एक और मैं खोल रहा हूँ साइहब साइहब साइंस हब के नाम से एक वेबसाइट है, sci-hub.se। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे उसको लिखें। तो तकरीबन 95% पेपर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये पेपर मिल गया। एक और अब ज़ाहिर एक स्टैंडर्ड एक्सेस का तरीका भी है, अगर आपको वो इजी लगता है तो वहाँ से कर लें। तो यहाँ पे ये पेपर है जी। जो मैं पढ़ना चाह रहा था। तो पेपर्स का जनरली लेआउट ये होता है कि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, समरी के बाद फिर जो है लिटरेचर रिव्यू होता है, और बताते हैं कि डेटा उन्होंने कैसे कलेक्ट किया, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वगैरह, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन वगैरह। तो और आखिर में रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं क्विकली रिजल्ट्स की तरफ जा रहा हूँ। एक्सप्लोरेटरी स्टडी थी, फॉलोइंग एनालिसिस वाज कंडक्टेड, एनालिसिस में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो रिजल्ट्स में आ गया, द रिजल्ट्स इंडिकेटेड यहाँ पे आ गया। तो ये बता रहा है सैलरी एक्टेड लाइक ए सेटिस्फायर, फिर सेटिस्फाई
साटिस्फायर्स सेट्रिक में। कॉस्ट बहुत। जी सॉरी। सर वो मैं पढ़ रही थी। हाँ जी। तो ये मैंने देखा कि सैलरी के बाद इसने प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन भी है इसके पास ना। और जी फिर यहाँ पे एजेंट्स सैलरी एक्टिव सेटिस्फायर, और यहाँ पे ये कह रहा है वर्क इटसेल्फ, यानी जिसको हम पीछे कह रहे थे ना जॉब सेटिस्फेक्शन, कि वर्क इटसेल्फ फैक्टर जी। है, सैलरी फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर इसने कह दिया प्रेस्टीज एंड। रिकॉग्निशन। तो ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ उधर। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं जो दो फैक्टर्स कह रहा था उसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है, और एक अच्छा पेपर है जिसके अंदर से ये फैक्टर आया है। तो मैं वही लिख के अपने लिटरेचर में बता दूंगा कि मैं एक फैक्टर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये एक लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट पेपर में मौजूद है, और मैं नाउ दैट आई लुक्ड अराउंड मी, तो मुझे लग रहा है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है। तो एक फैक्टर और ऐड हो गया, और मेरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी अपडेट हो गया। तो लिटरेचर रिव्यू के सर। एंड पे भी अपडेट हो सकता है आपका जी। थ्योरेटिकल सर फ्रेम। एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर आप ये जो चैप्टर 1 बोल रहे हैं, ये चैप्टर 1 आप इस प्रपोजल को बोल रहे हैं या जो थीसिस का चैप्टर 1 होता है उसको बोल रहे हैं? अब मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि ये दोनों एक ही चीज होते हैं मोर और लेस। थोड़ी थोड़ी सी ना आपको हम्म। चेंजेस लैंग्वेज में करनी पड़ती हैं, तो आपका प्रपोजल जो है वो चैप्टर 1 बन जाता है। क्योंकि सर जो प्रपोजल है उसमें तो बहुत सारी चीजें आपने जो पीछे कंटेंट्स बताए हैं वो सारी आएंगी, थोड़ी थोड़ी उनकी सीधा सीधा चीजें आएंगी ना, थोड़ा थोड़ा जी करके। जी। तो मैं समझ रही थी कि शायद आप प्रपोजल को चैप्टर 1 कह रहे हैं, पूरे जो प्रपोजल है ना उसको। लेकिन अब मुझे जो आगे की समझ आ रही है, अब मुझे लग रहा है जैसे आपने पीछे बताया ना कि जो चैप्टर 1 होता है थीसिस का, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। अब मुझे वो लग रहा है, अब इस चीज इसको मैंने कहा शायद मैं आपसे क्लियर कर लूं कि शायद आप प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं या अब देखें, थीसिस, जो होल थीसिस के बारे जो चैप्टर 1 होता है ना, वो तो एक दफा आपकी थीसिस अप्रूव हो जाए तो इट इज कास्ट इन स्टोन ना, वो तो आपकी लाइब्रेरी में चला जाएगा और सारी जिंदगी वैसे ही रहेगा ना। यानी वो में। एक फाइनलाइज्ड चीज होती है। प्रपोजल जो है वो आपकी एक इनिशियल थॉट होती है, जो बाद में जी। चेंज होती रहती है और चैप्टर 1 की शक्ल में आ जाती है। बस इतना सा फर्क है, बहुत दोनों बेसिकली दोनों के कंटेंट्स एक ही होते हैं। ठीक ठीक। सर सर सखावत ने ना मुझे एक टेम्पलेट भी भेजा है, मैं वो आपसे शेयर करूंगी, वो भी मुझे बता दीजिएगा, वो प्रपोजल का ही टेम्पलेट भेजा है उन्होंने। हाँ उसको मैं आपको ये वाला इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये आपका चैप्टर 1 बन जाएगा, और आपको अलग से चैप्टर 1 नहीं जी। लिखना पड़ेगा उसको। आप इस ये कर लें और इसमें से चीजें निकाल के वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। वो एक फॉर्मेलिटी है, वो चलो ठीक। एक यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटी है जिसके आपको आपको कभी वो यू विल नॉट बी क्वेश्चन अगेंस्ट इट, लेकिन जो मैं आप मुझे प्रपोजल देंगी या चैप्टर 1 देंगी, वो उस पे तो आपसे क्वेश्चन होगा ना। जी। चलो ठीक है अच्छा सर। जी, फिर इसका एक और और सर वर्जन। मैंने ये भी जी पूछना था। जी। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट करी सर, मैंने ये भी पूछना था कि इंट्रोडक्शन में जो स्टार्ट में एक पहला पैराग्राफ आता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है ना जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट से ही कुछ चीजें आगे पीछे हाँ हाँ करके बिल्कुल वो ठीक है, पहला बिल्कुल पैराग्राफ पहले हाँ ठीक है, बिल्कुल से ठीक है। बताते हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, अच्छा। वो आखिर में बनता है जब आप पूरी थीसिस मुकम्मल कर लेते हैं ना, तो उस वक्त बनना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में ऐसी लिखनी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने रिजल्ट्स भी लिखने होते हैं, मेथोडोलॉजी भी लिखनी होती है। जी, मेथोडोलॉजी भी लिखनी होती है। तो वो तो जी। चैप्टर प्रपोजल या चैप्टर 1 के स्टेज पे तो वो होती ही नहीं है ना अभी, वो तो चैप्टर तो 3 में सर आएगी। जब प्रपोजल मैं लिखूंगी तो फिर मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, इंट्रोडक्शन से लूँ या हाँ एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दूँ पहले? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ड्राफ्ट बनाएं हर चीज़ का ना, हर चीज़ का हम्म। ड्राफ्ट बनाएं और उसको अपडेट करती जाएं जो जो चीज़ें आती जाएं। चलो ठीक है। अच्छा जी, फिर यही चीज़ जो है चैप्टर 3 में दोबारा अपडेट हो सकती है, और आप हर एक ये जो एरो है जिसको जो रिलेशनशिप कहते हैं, जिसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में उसके ऊपर लिखते हैं कि मैं ये कैसे इन्वेस्टिगेट करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन, सैलरी स्ट्रेट एक वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, या हो सकता है अगर लोग ना बताना चाहें तो आप उनको ब्रैकेट्स दे सकते हैं कि मेरी सैलरी ब्रैकेट 1 में है 40,000 to 60,000, ब्रैकेट 2 में है 60,000 to 80,000 वगैरह वगैरह। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कोरिलेशन देख सकते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो चूंकि क्रिस्प नहीं होती, क्लियरली आपको पता नहीं लगती, तो वहाँ पे शायद आपको रिग्रेशन करनी पड़े चैप्टर 3 में। तो उस वक्त आप अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर इस तरह लिख देंगे कि रिग्रेशन रिग्रेशन कोरिलेशन, जिससे पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया है और कैसे एनालाइज किया है। जी।
अच्छा जी, कभी कभी दो और टर्म्स यूज होती हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग मीडिएटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल का ये मतलब होता है, जैसे आप नीचे वाले लिंक को देखें, सैलरी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, तो इनके दरमियान एक मॉडरेटर मीडिएटर आ सकता है। मीडिएटर का मतलब ये होता है कि वो एक्सप्लेन करता है इस रिलेशनशिप को, कि सैलरी से मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, इसलिए मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिली है। यानी लाइफस्टाइल हम्म। इस रिलेशनशिप को बदल नहीं रहा, चेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है कि सैलरी से हम्म। मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, अच्छे घर में रह सकती हूँ, अच्छी गाड़ी चला सकती हूँ, इसलिए मैं जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। उसको हम कहते हैं मीडिएटर वेरिएबल। जनरली लोग मीडिएटर को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, यानी क्वेश्चनेयर्स में भी डाल देते हैं, कभी कभी नहीं भी डालते, और खाली लोगों से इंटरव्यू करके मीडिएटर को कंफर्म कर लेते हैं, और कभी कभी मीडिएटर को डालते ही नहीं है। लेकिन अगर आप मीडिएटर डालेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है, क्वालिटी आपकी थीसिस की बढ़ जाती है, आप अप्रूवल जल्दी आ जाता है, और आपका पेपर पब्लिकेशन का भी चांस काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप मीडिएटिंग वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होते हैं जो एक्चुअली रिलेशनशिप को चेंज करने की पोटेंशियल होती है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब फ्रीडम और जॉब सेटिस्फेक्शन में रिलेशनशिप तो है, लेकिन अगर फेयरनेस ना हो इस सारे सिस्टम के अंदर, यानी किसी को फ्रीडम मिल जाए किसी को ना मिले, किसी को फ्रीडम मिले तो उसके बदले उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए जाएं, तो उससे फिर जॉब सेटिस्फेक्शन होने या ना होने का चांस भी पैदा हो जाता है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। मॉडर इसको ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी ये मॉडरेट कर रहा होता है हम्म। उसको। ये समझ लें कि जिस तरह आप पंखा आहिस्ता या तेज करते हैं ना, वो एक नॉब सी होती है वेव स्टेट से, उस तरह की चीज जी। होती है ये, कि ये बहुत इस रिलेशनशिप को बढ़ा भी सकती है और इस रिलेशनशिप को कम भी कर सकती है। नीचे वाला जो मीडिएटर था वो खाली एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो इसको ज्यादा या कम नहीं करता। कभी कभी लोग ये भी ऐड कर देते हैं। जी। टाइमलाइन के बारे में मैंने आपको बड़ी बड़ी बात कर दी, कि ये आपके प्लान ऑफ एक्शन की तरह इसकी शक्ल होगी। बल्क सबमिशंस नहीं आपने करनी। एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं, शुरू में पहले हफ्ते 2 हफ्ते के स्टेप मुझे बता दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे आगे चलते जाएंगे। जो मेरे ख्याल में प्रोपोज्ड पेस ये होना चाहिए कि आप चैप्टर 1 को शुरू करें, 2 से 3 दिन लें, और मुझे एक आउटलाइन टॉपिक सिलेक्ट कर लें। आउटलाइन का मतलब होता है कि अभी स्पेसिफिक्स में जाए बगैर अपना आइडिया बता दें मुझे। फिर 1 2 दिन 2 3 दिन लें और टॉपिक को रिफाइन करें, यानी वो टर्म्स उसके अंदर स्पेसिफिक यूज करें, और एक आध दिन लगा के उसको रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें, और ये डायग्राम बना लें जिस डायग्राम से मैंने अभी आपके बारे में इस जिसके बारे में आपसे बात की है। तो पहले 1 हफ्ते 6 8 दिन में ये वाले काम कर लें। जितना अच्छा आप चैप्टर नंबर 1 या प्रपोजल को बना लेते हैं ना, तो आगे बहुत आसान हो जाती है थीसिस करनी। लेकिन अगर आपकी कंफ्यूजन चैप्टर 1 में रह जाती है, तो वो थ्रू आउट आपकी थीसिस को फिर अफेक्ट करती रहती है, और आपके टाइम जो है वो 1 2 महीने 2 3 से बढ़ के 2 2 3 3 साल तक लोगों की थीसिस फंस जाते हैं। उसकी वजह वजह ये होती है कि वो शुरू में इन 2 3 चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लेके आ सकते। कुछ टॉपिक्स जैसे। सर। जी जी। जी जी सर, आप बोलें फिर मैं एंड पे आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मैंने आपसे कुरत आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी कि मेरा जो एरिया है वो डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। तो कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जी। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस यूज्ड इन सो एंड सो लेवल, यानी एग्जेक्टिव लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग होती है, सुपरवाइजरी लेवल पे भी होती है, टीम लीड लेवल्स पे भी होती है, आईटी में स्पेशली। वो क्या अप्रोच यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, सो एंड सो सेक्टर में, बैंकिंग में, एकेडेमिया में, आईटी में, मिलिट्री में, पब्लिक में, वगैरह वगैरह। एंड देयर इफेक्टिवनेस, यानी उससे फिर इफेक्टिवनेस कितनी है उन डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस की, लोग उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं, फिर उन पे कितना उनके आउटकम कितनी अच्छी आती है। इसको आप इनको रीफ्रेज आप किसी तरह भी कर सकते हैं, जैसे द कंपैरिजन ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस यूज्ड बाय एग्जेक्टिव्स इन आईटी सेक्टर, वगैरह वगैरह। दूसरा लिखा है मॉडरेटिंग रोल। मॉडरेटिंग अभी आपको समझ आ गई होगी क्या मतलब है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये जी। इस रिलेशनशिप को कम या ज्यादा कर सकता है। मॉडरेटिंग रोल of effective communication between employee performance and target setting by supervisors, यानी सुपरवाइजर टारगेट सेट कर देता है, एम्प्लॉय तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वो उस दौरान उससे रेगुलरली कम्युनिकेट करता है या नहीं करता, तो उससे जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट बाय ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी आप जो
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने के। जैसे कुछ लोग एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिस्टम बना के केपीआईज लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग जो है वो उनको, जैसे हमने शुरू में बात की, टीओआरस दे देते हैं। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। तो इन सब ये क्या, आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके का एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह कोई भी इनसे रिलेटेड या इनसे रिलेटेड नहीं भी है तो आपकी अपनी इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक आप जैसे टाइमलाइन अपनी एक बना लें और उसके मुताबिक मुझे सजेस्ट कर दें। तो दैट इज़ ऑल जी, मेरे पास यही था। आप बताएं, आपने कोई सवाल पूछने हैं तो। हेलो। जी जी, कुरत बोले। सर आपकी आवाज सारी कट गई बीच में से, मुझे समझ नहीं आई लास्ट जो आप अच्छा, लास्ट पॉइंट में ये क्या बता है रहे कि थे। मैंने कहा कि ये टॉपिक्स या कोई भी आपकी मर्जी का टॉपिक वो आप चूज करके मुझे शेयर कर लें और उसकी इनिशियल टाइमलाइन शुरू कर दें, बस दैट इज इट। और उसके बाद कोई सवाल है तो मुझे बता दें। सर मैंने यही सवाल करना था आपसे कि मुझसे टॉपिक चूज नहीं हो रहा। मैंने आपको मतलब एक वो डॉक्यूमेंट बना के भेजा था ना, जी तो जी उसमें जो टॉपिक्स थे मुझे लगा था कि मैं मतलब कि आप इसमें से मुझे बता दें तो मैं इस पे काम करना मतलब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ना। अब ये होता है जब मैं गूगल स्कॉलर पे जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं मतलब क्या सर्च करूँ यहाँ पे, क्या मतलब मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है ना जहन में, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं गूगल स्कॉलर पे किस टाइप के पेपर सर्च करूँ जो मैं पढ़ूँ। आपने जो दो पेपर्स मुझे भेजे थे वो मैंने पढ़े हैं। वो मैंने रात को दोबारा बैठ के पढ़े हैं। उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला अभी भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो दूसरा पेपर आपने भेजा था ना, डिसीजन मेकिंग वाला, जो एरर्स और वो वाला ना, जी वो जी। मैंने रात को पढ़ा है, वो मुझे काफी हद तक समझ आ गया है। ठीक। तो सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मतलब कि कुछ आईटी वगैरह का भी इन्वॉल्व हो, या मतलब जिस तरह से ये जो आपने टॉपिक्स बताए हैं इसमें मुझे वो कम्युनिकेशन वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि मेरा एचआरएम में और इसमें बड़ा इंटरेस्ट है ना, सीआरएम और एचआरएम में। ये बहुत तो अच्छी बात उसमें है। वो आप कम्युनिकेशन इस वाली चीज मुझे वो आपके आपके समथिंग शुड बी क्लोज टू योर हार्ट ना, बाय नेचर। आपको लगता होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो या प्योरली उसको ले लें या उसको लिंक कर दें जो मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट किए हैं उनसे। जैसे आप इसी डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन के रोल को ऐड कर दें, इन्हीं केपीआईज सेट करने के तरीकों में। जैसे मैंने कहा कि केपीआईज तो लोग बना देते हैं, लेकिन उनके पे रेगुलर कम्युनिकेशन करने से क्या फर्क पड़ता है। इस तरह कोई भी चीज़, यानी जी जस्ट टेक द वेरिएशन ऑफ योर चॉइस। मैं बेहतर यही होगा कि आप बेशक टेक योर टाइम, लेकिन अपनी मर्जी के टॉपिक पे आएं ताकि आप उसमें ना आगे भी एक्साइटेड और इन्वॉल्व फील करें, बजाय इसके कि मैं आपको जी बता दूंगा और सर आप। एक जी सर एक टॉपिक ये भी मैंने देखा था जो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द एरा ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज ना, जैसे ठीक। आईओटी वगैरह हो गए और 5G। और इसके अलावा एक मैंने और देखा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन ना, इस तरह का ठीक। देखा था। तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी डिस्कस कर लूंगी। और सर अजाइल का क्या है, मुझे अजाइल की अभी तक समझ नहीं आई, तो अजाइल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है ये थोड़ा सा अभी जो मुझे बता दें। आईटी के प्रोजेक्ट्स की एक टेक्निक है ना, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एजाइल का मतलब होता है जी कि रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक स्टैंडर्ड तरीका सेट करने के बजाय एक रिस्पॉन्सिव तरीका हो जिसमें आप कस्टमर को बार बार इन्वॉल्व करें, उनसे भी रेगुलर मीटिंग करते रहें। और उसके अंदर, एजाइल के अंदर एक चीज़ होती है स्प्रिंट। तो आप स्प्रिंट का मतलब होता है इंटरनल मीटिंग्स होती हैं आपकी, जिनमें आप रोज मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज हमने क्या करना है। अगले दिन सुबह डिसाइड करते हैं कि कस्टमर को हमने भेजा था, उसने क्या फीडबैक दी। एजाइल तो एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। तो फुर्तीला किस्म का एक आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी जी का स्टैंडर्ड है। जी। और सर ये भी था, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट लीडरशिप। जी जी बिल्कुल। तो सर ये दो आपने तीन मैंने देखे। तुरंत आपने ये देखना है ना कि आपने इस पे डेटा भी लेना है ना, डेटा भी इकट्ठा करना है। तो आप जी आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिन आप जानती हैं या आप उनको एक्सेस कर सकती हैं जिनसे आप ये डेटा ले सकेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपने। सर एक्चुअली मेरी ना एमएस में किसी से भी कोई बातचीत नहीं है, आप यकीन करें।
मतलब ऐसे होता है ना, बैचलर्स में तो क्लास पूरी होती है, सबके साथ कांटेक्ट होता है, लेकिन एमएस में मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे आपके होते हैं ना, आपके सीनियर्स होते हैं, बंदा उनसे कोई हेल्प ले लेता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, हेल्प तो चले, हेल्प की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे आप जो चाहिए पूछ लें। मैं बात कर रहा हूँ डेटा कलेक्शन की, कि जब आप एक क्वेश्चनर बना लेंगे ना, तो किसी को आपने कुछ 100-50 लोगों से वो क्वेश्चनर भरवाना होगा। तो वो उसके बहुत सारे हम्म। तरीके होते हैं। आप बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को कहते हैं कि सबसे शेयर करें। तो वो जहन में रखें कि टॉपिक लेते हुए कि वो ऐसे लोग कहीं ऐसा नॉवल टॉपिक ना ले लें आप कि किसी को पता ही ना हो उसके बारे में। ये मीटिंग खत्म होने वाली है कुरत, मैं इसको ना दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को। जी जी।